इस देश की जंगे आजादी के दौरान जब अखबारों पर जबरदस्त अत्याचार हो रहा था या वो ब्रिटानिया हुकूमत के प्रभाव में थे, तब हिंदुस्तान की सबसे मुखर आवाज बनने का काम नेशनल हेरल्ड और नवजीवन जैसे अखबारों ने किया। नेशनल हेरल्ड और नवजीवन अखबारों को चलाने की प्रेरणा महात्मा गांधी, रफी अहमद किदवई, पुरुषोत्तम दास टंडन, सरदार पटेल जैसे लोगों से मिली और पंडित नेहरू ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड नामक एक कंपनी की स्थापना की 1937 में, जो नवजीवन और नेशनल हेरल्ड और कौमी आवाज जैसे अखबार छापता था। असलियत यह है कि ब्रिटिश हुकूमत भी नेशनल हेरल्ड से उतना ही चिढ़ती थी जितना मोदी जी चिढ़ते हैं। 1942 को नेशनल हेरल्ड को बैन करने का काम इन्होंने किया था और 1945 तक नेशनल हेरल्ड बैन रहा था। अब बात करते हैं एजेएल पर संकट कैसे आया। एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, जिसकी स्थापना आजादी के महानायकों ने की थी, क्योंकि ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट पेपर था और ब्रिटिश हुकूमत से लड़ रहा था, जाहिर है ये फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरा। इसके ऊपर लगातार डेट बर्डन, जिसको कि कर्जा कहते हैं, वो बढ़ता गया और एक वक्त ऐसा आया कि नेशनल हेरल्ड का छपना टेम्परेरी बंद हो गया। नेशनल हेरल्ड कर्ज में डूबा और तब कांग्रेस पार्टी ने, और यह बात ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहां पर झूठ नंबर 1 बोला जाता है, तब कांग्रेस पार्टी ने नेशनल हेरल्ड की कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को 90 करोड़ का लोन दिया। यह लोन एक साथ नहीं दिया गया, यह लोन 100 बैंक ट्रांजैक्शन और चेक के माध्यम से दिया गया। इसका सारा ब्यौरा, इसका स्टेटमेंट हमारे जो पार्टी का स्टेटमेंट है उसमें है, जो पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अंतर्गत हम हर साल ईसी को देते हैं। यह लोन 90 करोड़ का था, 100 बैंक ट्रांजैक्शंस और चेक के माध्यम से दिया गया। लेकिन क्योंकि एजेएल पर बहुत ज्यादा कर्ज था, और इस लोन का क्या उपयोग हुआ, इस लोन से एजेएल के जो कर्मचारी थे उनको वीआरएस का पैसा, उनका प्रोविडेंट फंड, उनकी ग्रेच्युटी, उनकी रुकी हुई सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल इत्यादि पे किए गए। लेकिन कोई भी कंपनी, और आप में से जो थोड़ा बहुत आर्थिक जगत से संबंध रखते हैं, कोई भी कंपनी अगर कर्ज के तले दबी हुई है तो वो नहीं चल सकती है। लेकिन उसको बोलने से पहले मैं आपको पहला झूठ बता देती हूं। पहला झूठ ये बोलते हैं कांग्रेस पार्टी पैसा कैसे दे सकती है। ये मामला 2012 में पूरी इलेक्शन कमीशन की बेंच के पास गया और पूरी इलेक्शन कमीशन की बेंच ने रूल किया कि कांग्रेस पार्टी ये लोन दे सकती है, इसमें किसी नियम और कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है। दिस इज एन ऑर्डर फ्रॉम द कंप्लीट बेंच ऑफ द इलेक्शन कमीशन। ये पहला झूठ यहीं पर ध्वस्त होता है क्योंकि झूठ ये जोर से बोला जाता है। खैर, इस कर्ज को, 90 करोड़ के कर्ज को कर्मचारियों को देने में, बिल चुकाने में इस्तेमाल किया गया। लेकिन क्योंकि कंपनी पर कर्ज इतना ज्यादा था, वो ऑपरेशन नहीं कर सकती थी। इस समय एजेएल के 760 शेयर होल्डर थे, 760 शेयर होल्डर्स। आप में से कुछ लोगों के पास कंपनीज के शेयर होंगे, किसी के पास रिलायंस के होंगे, किसी के पास टाटा के होंगे, किसी के पास किसी बिरला कंपनी के होंगे। आप एक शेयर होल्डर है। वैसे ही एजेएल के 760 शेयर होल्डर थे और तब एजेएल के कर्जे को इक्विटी में कन्वर्ट किया गया। यह बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, यह हिंदुस्तान की अधिकांश कंपनियां रोज करती हैं और खुद नरेंद्र मोदी जी की सरकार इसको एनसीएलटी में रोज करने का काम करती है। डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करना एक बहुत स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। जब आप डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करते हैं तो उसी इक्विटी को आप दूसरी कंपनी में ट्रांसफर करते हैं जो बीमार कंपनियों को चलाती हैं, और ऐसा हमने भी किया। हमने डेट को इक्विटी में कन्वर्ट किया और यंग इंडियन नाम के एक कंपनी बनी 2010 में, और ये सारी इक्विटी उसमें ट्रांसफर हुई जो डेट कन्वर्जन हुआ था। यंग इंडियन ने एजेएल का टेक ओवर नहीं किया, एजेएल के किसी एसेट का टेक ओवर नहीं किया।
एजेएल की किसी इनकम, एक नए पैसे की इनकम एजेएल की यंग इंडियन के पास नहीं जाती है। यंग इंडियन एजेएल का 760 शेयर होल्डर थे, 761वां शेयर होल्डर बना। यंग इंडियन कंपनीज एक्ट के सेक्शन 25, जो पहले सेक्शन 25 था, अब सेक्शन 8 है, उसके अंतर्गत एक कंपनी है। सेक्शन 25 या सेक्शन 8 के अंतर्गत जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी होती है, उसके शेयर होल्डर को, उसके किसी डायरेक्टर को एक नए पैसे की सैलरी, एक नए पैसे का डिविडेंड या एक नए पैसे का मुनाफा नहीं मिल सकता है। यंग इंडियन के शेयर होल्डर्स सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, ऑस्कर फर्नांडिस जी और मोतीलाल वोरा जी हुए। और वो इसलिए हुए क्योंकि उस समय सोनिया जी पार्टी की अध्यक्ष थी, राहुल जी महासचिव थे, ऑस्कर फर्नांडिस संगठन महासचिव थे और मोतीलाल वोरा जी तब कोषाध्यक्ष मतलब ट्रेजरर थे। इसके दो डायरेक्टर सैम पिट्रोदा जी और सुमन दुबे जी हुए, लेकिन ये शेयर होल्डर नहीं थे। तो दूसरा झूठ कि यंग इंडियन ने कब्जा कर लिया, यंग इंडियन ने कोई कब्जा नहीं किया। यंग इंडियन आज भी महज एक शेयर होल्डर है। एजेएल के 6 प्रॉपर्टीज हैं जो उसकी है, एजेएल की इनकम उसकी है। एजेएल एक नए पैसे का प्रॉफिट यंग इंडियन को नहीं देता और यंग इंडियन अपने शेयर होल्डर्स को एक पैसा नहीं दे सकता। तो तीसरा झूठ कि राहुल जी या सोनिया जी या अन्य कोई खूब पैसा बना रहा है, वो सफेद झूठ है, क्योंकि वो पैसा बना ही नहीं सकते हैं सेक्शन 25 कंपनी के अंतर्गत। बौखलाई हुई बीजेपी ने फिर से उनके जो हथियार हैं, जैसे कांग्रेस के हथियार है अहिंसा, सत्य, कांग्रेस के आदर्श है पूज्य महात्मा बापू जी गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऐसे इनके पूज्य कौन है? तो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का हथियार उन्होंने बाहर निकाला। चलो कुछ होता उनके पास तो उस बात को हम मानते, लेकिन ये केवल और केवल स्वाधीनता संग्राम के प्रतीकों को नष्ट करने का गंदा प्रयास और कांग्रेस के नेताओं को बदनाम करने की कोशिश से ज्यादा कुछ नहीं है। जैसा कि हमारे साथी ने कहा, एसोसिएट जर्नल लिमिटेड जो है, ये कंपनी 1937 में 4 कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इकट्ठा आकर इस देश की आम जनता की, आवाम की आवाज बुलंद करने के लिए और स्वाधीनता संग्राम को और तेज करने के लिए खोला था। और तब 3 अखबार निकलते थे, इंग्लिश में द हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी एकता। इसके पुरोधा कौन थे? पुरुषोत्तम दास जी टंडन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, रफी अहमद किडवई जी थे। ऐसे बड़े बड़े लोग जिन्होंने आजादी में अपना सब कुछ लुटा दिया। और एक बात और बता दूं मैं, ये वही गांधी परिवार, नेहरू परिवार है जिन्होंने उस वक्त 200 करोड़ की संपत्ति, जिसकी आज वैल्यूएशन 50,000 करोड़ से भी ज्यादा आता है, देश को दान कर दी थी, देश को दे दी थी। ऐसे समर्पण वाले परिवार को और पार्टी को बदनाम करने का ये एकमात्र प्रयास है और कुछ नहीं। एजेएल के खिलाफ अंग्रेजों को भी गुस्सा था और एजेएल के खिलाफ यानी नेशनल हेराल्ड, नवजीवन, द कौमी एकता, इसके खिलाफ बीजेपी को भी गुस्सा है और स्पष्ट तरीके से देखता है। अब ये एजेएल मसला क्या है? एजेएल के तहत 3 अखबार जिस तरह से चलते थे, अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू माध्यम के, उनके ऊपर 1942 में जब बापू ने सबको आह्वान किया था करो या मरो, उस करो या मरो के आह्वान के वक्त इनके ऊपर बैन अंग्रेजों ने लगाया था, जो कि 45 तक चला। देश का संविधान, जिसका अनुच्छेद 51A(b) ये कहता है कि स्वाधीनता संग्राम के जितने भी प्रतीक है उसे संजोया जाए, उसे प्रोटेक्ट किया जाए और धरोहर के तहत उसको मानना चाहिए। लेकिन इनका तो गुस्सा संविधान से भी है, देश के तिरंगा से भी है, स्वाधीनता संग्राम के नेताओं से भी है, चाहे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, सुभाष चंद्र बोस हो, अबुल कलाम आजाद हो,
महात्मा गांधी हो और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से तो इन्हें आज भी डर लगता है। जो नेहरू जी की विरासत था, उनका घर था, जहां बैठकर आजादी की लड़ाई के लिए आप किस तरीके से रणनीतियां बनाएंगे वो तय हुआ करता था। तो ये हमारी विरासत है। कांग्रेस की विरासत है त्याग, बलिदान, जेलों में रहना। ये कांग्रेस की विरासत है और उसी विरासत का एक हिस्सा है नेशनल हेराल्ड, जो अखबार नेहरू जी ने उस समय निकाला था। ये अखबार, आप ये समझिए कि अंग्रेज भी इस अखबार से काबा करते थे। एक मुखर आवाज था अंग्रेजों के खिलाफ, जहां आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ खुलकर जिस अखबार में लिखा जाता था वो है नेशनल हेराल्ड, जिसके पीछे भारतीय जनता पार्टी आज पड़ गई है, जिसको मिटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर पुरजोर प्रयास कर रही है। इसलिए अब ईडी सीबीआई का खेल रचाया है, लोकतंत्र को फिर से डराया है। जो न झुके, न बिके, न डरे, उसे ही अब गुनहगार बताया। ये भारतीय जनता पार्टी आज लगातार कर रही है। नेशनल हेराल्ड केस एक पॉलिटिकल वेंडेटा है, एक पॉलिटिकल वेंडेटा का जिंदा सबूत। ये केस ना कानूनी बल पर टिकता है और ना मॉरल ग्राउंड्स पर टिकता है। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के नेतृत्व को, हमारे नेता राहुल गांधी जी को, हमारी संरक्षक सोनिया गांधी जी को, उनकी छवि को बदनाम करने के लिए ये नेशनल हेराल्ड का एक जाल इन्होंने बुना है। ये नया तरीका है, देखिए, आपका ध्यान भटकाने के लिए, ताकि आप जनता न महंगाई पर बात करे, न बेरोजगारी पर बात करे, न लोकतंत्र पर बात करे, न महिला सुरक्षा पर बात करे, न किसान पर बात करे। जनता को नेशनल हेराल्ड में उलझा दो। समय देखिए, ऐसा समय जब आसपास कई प्रदेशों में आप देखेंगे कि चुनाव आ रहे, उसी समय इन्होंने इस केस को निकाला है।